नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का मामला। सीएम हेमंत ने 2-2 लाख सहायता राशि देने का ऐलान किया। सीएस को निलंबित करने का आदेश। झारखंड के चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का मामला रविवार को और गंभीर रूप ले लिया। अब तक 5 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस गंभीर घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए पश्चिमी सिंहभूम सिविल सर्जन समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। सीएम हेमंत ने ट्वीट कर बताया कि पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और संक्रमित बच्चों का पूरा इलाज भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का संक्रमित होना अत्यंत पीड़ादायक है। राज्य स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि सभी ब्लड बैंकों का ऑडिट कर 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य प्रक्रिया में किसी भी लचर व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को भी इस मामले का संज्ञान लेने का निर्देश दिया गया है। जांच में सामने आया कि सदर अस्पताल के ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में कुल 5 थैलेसीमिक बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। यह घटना 13 सितंबर को हुई थी और 18 अक्टूबर को जांच में पुष्टि हुई। उच्च न्यायालय ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच का आदेश दिया है। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के पूर्व मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार ने कहा कि यदि बच्चों का एंटी रेट्रोवायरल इलाज नियमित रूप से चलता है तो उन्हें लंबे समय तक कोई गंभीर परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने पौष्टिक आहार और नियमित दवा के महत्व पर जोर दिया। चाईबासा में इस घटना के बाद ब्लड चढ़वाने वाले मरीजों और उनके परिवारों में चिंता और डर का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम रांची से चाईबासा पहुंचकर मामले की गहन जांच कर रही है। घाटशिला उपचुनाव में पहले प्रत्याशी बदलने की अटकलें, अब जयराम को मंत्री बनाने के कयास। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव एक बार फिर सियासी अटकलों का अखाड़ा बन गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले की इस ST आरक्षित सीट पर 11 नवंबर को होने वाले मतदान ने न केवल स्थानीय स्तर पर हलचल मचा दी है, बल्कि राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर झामुमो ने उनके पुत्र सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को। लेकिन असली ट्विस्ट तीसरे खेमे से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM की उम्मीदवारी से आया है। फायर ब्रांड नेता टाइगर जयराम कुमार महतो की पार्टी की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दरअसल उपचुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही सियासी दलों ने हर संभव नुस्खा आजमाना शुरू कर दिया। शुरुआत रामदास सोरेन के परिवार को लेकर फैलाई गई अफवाहों से हुई। रामदास सोरेन के पुत्र, पत्नी या अन्य परिजनों को टिकट मिलने की कयास लगाई गई, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। सोमेश सोरेन के नाम पर आरंभ से ही सहमति थी। झामुमो की केंद्रीय समिति ने भी अंततः इस पर सहमति जताई। 15 अक्टूबर को औपचारिक घोषणा होते ही नाम को लेकर अफवाहें थम गईं। अब नया मोड़ JLKM प्रमुख जयराम महतो को लेकर आया है। कयास लगाया जा रहा है कि जयराम को हेमंत सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है, जिसे उपचुनाव में JLKM की मौजूदगी के असर को कम करने की चाल बताया रहा है। उल्लेखनीय है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम ने कुर्मी युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता से भाजपा आजसू गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया था। आजसू प्रमुख सुदेश महतो सिल्ली से चुनाव हार गए थे। JLKM महासचिव और घाटशिला चुनाव के मुख्य संयोजक देवेंद्र नाथ महतो ने इसे भाजपा आजसू की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें भ्रम फैलाने के लिए हैं। जयराम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हम पूरे दमखम से उपचुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिशें विफल होगी। रांची में 4 माह वेतन वृद्धि रोके, शिक्षकों में फैला आक्रोश। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने रांची जिला शिक्षा अधीक्षक DSE पर आरोप लगाते हुए कहा कि जुलाई से 3000 शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोके दिया गया था। शिक्षकों को कम वेतन में काम करना पड़ा, जिससे उनके परिवारों पर सीधा आर्थिक असर पड़ा। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि हिंदी टिप्पण परीक्षा को अनिवार्य बताते हुए आधार बनाकर अनावश्यक मार्गदर्शन
प्रदर्शन की मांग की गई, जबकि प्रदेश के किसी अन्य जिले में यह प्रावधान लागू नहीं हुआ था। डीएसई के इस निर्णय के विरोध में संघ ने प्रदर्शन किया, जिसमें शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर पठन पाठन किया और आदेश की प्रति जलाई। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आश्वासन पर प्रस्तावित धरना स्थगित किया गया था। संघ ने कहा कि कार्मिक विभाग ने 6 अक्टूबर को ही स्पष्ट आदेश जारी कर दिया था कि प्रारंभिक शिक्षक पर टिप्पण परीक्षा लागू नहीं होगा। इसके बावजूद दीपावली और छठ के दौरान भी वृद्धि जारी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में सारंडा सैंक्चुरी मामले की सुनवाई 27 को। सुप्रीम कोर्ट में सारंडा को सैंक्चुरी घोषित करने के मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में होने वाली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर किए गए शपथ पत्र पर विचार किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई इससे पहले 17 अक्टूबर को हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर सारंडा को सैंक्चुरी घोषित करने का अंडरटेकिंग दिया गया है। इसमें 8 अक्टूबर को दिए गए निर्देश के आलोक में सैंक्चुरी क्षेत्र में पड़ने वाले माइंस, वैध लीज और रहने वाली आबादी को सैंक्चुरी के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि 8 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को 57,519 हेक्टेयर के बदले 31,468 हेक्टेयर को सैंक्चुरी घोषित करने की अनुमति दे दी थी। साथ ही सेल और वैध लीज के खनन क्षेत्र को सैंक्चुरी के प्रभाव से मुक्त रखने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने न्यायालय के आदेश के आलोक में शपथ पत्र दायर करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। इसके बाद सारंडा के मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को हुई, लेकिन राज्य सरकार ने शपथ पत्र दायर करने के बदले और 1 दिन का समय मांगा। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 17 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की। 17 अक्टूबर को राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया। हालांकि कोर्ट ने सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र पर बाद में विचार करने का फैसला किया। न्यायालय के इस फैसले के आलोक में सारंडा मामले की सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। छठ में खलल डाल सकता है बंगाल की खाड़ी का तूफान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महापर्व छठ के बीच इस बार मौसम का मिजाज बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे ताकत पकड़ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक ये अगले 2 दिनों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसका असर कोल्हान प्रमंडल में भी देखने को मिलेगा, जहां 27 अक्टूबर से मौसम करवट लेने लगेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये प्रणाली लगातार सक्रिय हो रही है। 26 अक्टूबर तक इसके और गहराने की संभावना है, जबकि 27 अक्टूबर की सुबह तक ये चक्रवाती तूफान बन सकता है। ये 28 अक्टूबर की शाम या रात के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास तट से टकरा सकता है। इसके चलते आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बंगाल के खाड़ी में उठे इस तूफान का अप्रत्यक्ष असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में 27 से 30 अक्टूबर तक मौसम खराब रह सकता है। 27 अक्टूबर को शाम तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। 29 अक्टूबर को पूरे दिन तेज बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है, जबकि 30 अक्टूबर को हल्की बारिश के साथ ठंड में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। कोल्हान के विभिन्न घाटों पर छठ की तैयारियां जोरों पर है। घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। हालांकि बारिश की संभावना को देखते हुए व्रतियों में थोड़ी चिंता जरूर है। हालांकि बारिश और तूफान की आशंका के बावजूद व्रतियों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही। लोग मानते हैं कि छठ मैया की कृपा से सब कुछ शुभ ही होगा। छठ करने कोलकाता से आई थी महिला, 2.5 लाख के गहने लेकर ठग फरार। लक्ष्मी के दर्शन कराएंगे बोलकर फंसाया। छठ की श्रद्धा और भक्ति से सराबोर शहर में शनिवार को एक महिला की आस्था को ठगों ने निशाना बना लिया। कोलकाता के बरईपुर से जमशेदपुर के भुयांडिये अपने रिश्तेदार के घर छठ व्रत करने आई अनीता देवी से करीब 2.5 लाख रुपए के गहने लेकर 2 ठग फरार हो गए। घटना साक्षी के आहार होटल के पास उस समय हुई जब अनीता देवी अपनी भतीजी प्रीति कुमारी के साथ छठ पूजा की खरीदारी करने निकली थीं।
दोनों जैसे ही टैंक रोड से नागरमल की ओर बढ़ीं, तभी एक व्यक्ति ने बातों बातों में उन्हें रोक लिया। उसने पहले दवा दुकान का पता पूछा और फिर कहा कि आपके छोटे बेटे पर भारी संकट है। महिला के मन में भय बैठाने के बाद ठग ने उनसे पानी मांगा और होटल से खरीदी गई बोतल से पानी पीने का नाटक किया। इसी दौरान उसका एक साथी पहुंचा और दोनों ने मिलकर अनीता देवी को चमत्कार दिखाने के नाम पर जाल में फंसा लिया। उन्होंने कहा कि 18 कदम चलने पर लक्ष्मी जी के दर्शन होंगे। बातों बातों में ठग ने महिला से सारे गहने उतरवाकर बैग में रखवा दिया। फिर ठग ने बैग अपने साथी को थमाते हुए कहा कि वो 21 कदम आगे चले, लेकिन इससे पहले कि अनीता देवी कुछ समझ पाती, दोनों गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में सोने के गहनों के अलावा मोबाइल, 2 एटीएम कार्ड, कुछ दस्तावेज और प्रीति कुमारी की चांदी की चेन भी थी। घटना के बाद अनीता देवी ने साक्षी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को बड़ी जिम्मेदारी। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने बनाया ऑब्जर्वर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को अपना ऑब्जर्वर बनाया गया है। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इस संदर्भ में पत्र भी जारी कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक सह कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के प्रति आभार जताया है। मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज का एक एक वोट महागठबंधन के पक्ष में जाए, इसके लिए वो चुनावी समर में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। झारखंड की कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आला कमान ने जो विश्वास और भरोसा उन पर जताया है, उस पर खरा उतरने का वो पूरा प्रयास करेंगी। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार बह रही है। कांग्रेस के सहयोग से बिहार में इस बार महागठबंधन सरकार बनने जा रही है। हम बिहार की जनता के संघर्ष और उनके सवालों का जवाब मौजूदा सरकार से मांगेंगे। बता दें कि शिल्पी नेहा तिर्की जल्द बिहार दौरे का पूरा शेड्यूल बन जाएगा, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। प्रदूषण से परेशान गिरिडीह वासी स्पंज प्लांट का खुलेआम विरोध, जन सुनवाई में जमकर नारेबाजी। गिरिडीह जिले का औद्योगिक इलाका प्रदूषण के कारण पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रदूषण का कुप्रभाव ऐसा पड़ा है कि जमीनें बंजर हो गई, कई बच्चे दिव्यांग पैदा हुए, कईयों को बीमारी हो गई तो कई की जान चली गई। ऐसे में प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग लगातार उठती रही है। इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोग प्रदूषण से पूरी तरह से निजात चाहते हैं। यही कारण है कि आए दिन धरना प्रदर्शन होता रहता है। यहाँ के लोग अब क्षेत्र में बड़ी परियोजना को लगने देना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि जान बचेगी तो बहुत काम मिलेगा। इसी प्रदूषण के कारण फिर से लोगों ने सदर प्रखंड के चतरों में स्थित प्लांट के प्रस्तावित विस्तारीकरण परियोजना का खुलेआम विरोध कर दिया। यहाँ इस परियोजना के लिए 1 साल बाद फिर से जन सुनवाई हुई, लेकिन इस सुनवाई में लोगों ने खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर दिया। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से सदर प्रखंड के मंझलाढी में आयोजित पर्यावरणीय लोक सुनवाई में पहुंचे ग्रामीण काफी गुस्से में दिखे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते की मौजूदगी में लोग हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे थे। तख्ती के साथ पहुंचे लोग बस एक ही बात कह रहे थे, परियोजना का विस्तारीकरण किया गया तो लोग तिल तिल कर मरेंगे, जीना दूभर हो जाएगा। दरअसल गिरिडीह सदर प्रखंड के चतरो मौजा में कंपनी द्वारा स्पंज आयरन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, DRI कीलन स्थापित करने, इंडक्शन फर्नेस के साथ रीहीटिंग फर्नेस, TMT बार प्रोडक्शन के लिए रोलिंग मिल और 25 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने समेत अन्य तरह के उत्पादन करने का प्रस्ताव है। इस प्लांट को लेकर सितंबर 2024 में भी जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस दौरान भी विरोध हुआ और लोगों ने प्लांट लगाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। इस बार भी लोगों ने खुलकर विरोध किया है। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को सरेंडर कराने के नाम पर गुजराती ने ठगे 48 लाख।
PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को सरेंडर कराने की फर्जी साजिश रचकर गुजराती ने उससे 48 लाख रुपए की ठगी की थी। सरेंडर के नाम पर दिनेश गोप को ठगने के लिए गुजरात के नंदलाल स्वर्णकार ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन चलने वाले नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का निलंबित कर्मचारी बताया था। ठगी के इस रकम में से नंदलाल ने 17 लाख रुपए लेकर डेयरी का व्यापार शुरू कर दिया। ईडी और NIA द्वारा की गई जांच के दौरान दिनेश गोप को ठगने के लिए रची गई इस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिनेश गोप झारखंड का दुर्दांत उग्रवादी है। वह रांची, खूंटी, चाईबासा, सिमडेगा, गुमला समेत कई जिलों में सक्रिय प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का प्रमुख है। उसके खिलाफ 4 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उसे पुलिस ने नेपाल से गिरफ्तार किया था। अभी वह जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक रांची जिले के बेड़ो निवासी चंद्रशेखर से हुई पूछताछ के दौरान ठगी के लिए रची गई इस साजिश की जानकारी जांच एजेंसियों को पहली बार मिली। चंद्रशेखर PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के संगठन का सदस्य था। उसने पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को यह बताया कि दिनेश गोप की गिरफ्तारी के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ने के साथ ही संगठन के लोगों ने उसे सरेंडर कराने की कोशिशें शुरू कर दी। इसी कोशिश के दौरान नवीन भाई जयंती भाई पटेल से संपर्क हुआ। सरेंडर कराने के लिए पैसों की मांग हुई। नवीन भाई ने दिल्ली निवासी नंदलाल स्वर्णकार से परिचय कराया। नंदलाल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन चलने वाले NTRO का निलंबित कर्मचारी बताया था। सरेंडर कराने के लिए पैसों की मांग हुई। इसके बाद वह सुमन कुमार और जितेंद्र कुमार के साथ दिल्ली गया। हवाला नेटवर्क के सहारे पानीपत 48 लाख रुपए पहुंचाया गया। इसमें से 3 लाख रुपए कमीशन के तौर पर काट लिए गए। मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसियों ने सुमंत कुमार और जितेंद्र से पूछताछ की। इन लोगों ने भी सरेंडर कराने की कोशिश के दौरान दिल्ली में नंदलाल और नवीन भाई जयंती भाई पटेल को पैसा देने की बात स्वीकार की। चतरा के देल्हो घाटी लूटकांड का खुलासा। नकली पिस्तौल दिखा की थी लूटपाट। 4 आरोपी गिरफ्तार, कई सामान जब्त। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र की देल्हो घाटी में 9 अक्टूबर को हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना में अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर 2 बाइक पर सवार 3 व्यक्तियों से पैसे और मोबाइल लूटे थे। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल के निर्देश पर सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 3 मोबाइलों में से 2 रेडमी और सैमसंग बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त बजाज प्लैटिना मोटरसाइकिल और असली पिस्तौल की जगह इस्तेमाल की गई खिलौना पिस्तौल भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभम खंडेलवाल ने बताया कि मामले में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही पूरी गिरोह पर शिकंजा कसने की कार्रवाई पूरी की जाएगी। सरायकेला में गौवंश तस्करी हुई नाकाम। स्कॉर्पियो में ले जा रहे थे बैल, ग्रामीणों ने छुड़ाया, गुस्से में गाड़ी में आग लगाई। सरायकेला जिले के रंगामटिया गांव में शनिवार देर रात गौ तस्करी की एक बड़ी कोशिश को ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया। तस्कर एक स्कॉर्पियो वाहन में बैलों को लेकर गुजर रहे थे। तभी ग्रामीणों ने इसकी भनक पाई और तुरंत सक्रिय हो गए। उन्होंने वाहन को रोकने का प्रयास किया। वाहन चालक मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, लेकिन ग्रामीणों ने बैलों को सुरक्षित छुड़ा लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने इस दौरान स्कॉर्पियो वाहन में आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मार्ग अक्सर तस्करों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मुख्य सड़क से हटकर ग्रामीण रास्तों से होकर गुजरता है। घटना की सूचना मिलते ही सरायकेला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कराया और मुक्त कराए गए मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पुलिस की सख्ती के कारण तस्कर अब मुख्य सड़कों के बजाय
बजाय ग्रामीण रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और फरार तस्करों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि बार-बार चेतावनी और शिकायत के बावजूद तस्कर क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने प्रशासन से यह भी मांग की है कि इस तरह की हरकतों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गौ तस्करी न हो। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना थाने को दे ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। थाने के अधिकारी ने बताया कि पूरे इलाके में सुरक्षा और गश्ती व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। झारखंड के जेलों में भी छठ की आस्था, 56 कैदी कर रहे महापर्व। हर जेल में की गई है विशेष व्यवस्था, भक्ति में डूबा कारागार। झारखंड के विभिन्न जेलों में इन दिनों आस्था और भक्ति का माहौल है। कारागार की दीवारों के भीतर भी छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। राज्य भर में कुल 56 बंदी इस साल महापर्व छठ का व्रत कर रहे हैं। इनमें 25 महिला और 31 पुरुष कैदी शामिल हैं। सबसे अधिक व्रती बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में है, जहां 8 पुरुष और 8 महिला कैदी छठ का व्रत कर रहे हैं। इन कैदियों ने जेल परिसर में ही भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए विशेष स्थान तैयार किया है। कारा प्रशासन ने छठ व्रती कैदियों के लिए पूजन सामग्री, नए वस्त्र, नैवेद्य सामग्री और पूजा से जुड़ी अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। जेल अधीक्षकों की देखरेख में इन व्रतियों के लिए अर्घ्य अर्पित करने की विशेष व्यवस्था की गई है। अर्घ्य के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए जेल परिसर में समुचित प्रकाश और सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। जिला प्रशासन और स्थानीय समितियों के सहयोग से जेल प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और वे परंपरा के अनुरूप पूजा कर सकें। रांची के अलावा दुमका केंद्रीय कारा में 2 महिला कैदी व्रती हैं, जबकि केंद्रीय कारा हजारीबाग में 5 महिला और 7 पुरुष कैदी छठ मना रहे हैं। केंद्रीय कारा पलामू में 4 महिला और 6 पुरुष, मंडल कारा धनबाद में 4 महिला और 6 पुरुष, मंडल कारा चतरा में 2 पुरुष व्रत कर रहा है। बात मंडल कारा गिरिडीह की करें तो यहाँ 1 पुरुष, मंडल कारा पाकुड़ में 1 महिला और मंडल कारा साहिबगंज में 1 पुरुष कैदी छठ व्रत कर रहे हैं। मंडल कारा चास में भी 1 महिला कैदी व्रती है। हर जगह कारा अधिकारियों ने छठ पर्व की तैयारी को लेकर पूरी तत्परता दिखाई है। जेलों में बंद ये व्रती भले ही सजा काट रहे हों, लेकिन उनकी आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। सूर्योपासना और छठी मैया के प्रति उनकी निष्ठा ने जेलों का वातावरण आध्यात्मिक बना दिया है। कारा अधीक्षक भी इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं, क्योंकि धार्मिक पर्वों के आयोजन से कैदियों में संयम और आत्मचिंतन की भावना विकसित होती है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में कैदियों के उत्साह और अनुशासन ने जेलों को भक्ति के केंद्र में बदल दिया है। झारखंड में महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में कहां फंसा है पेंच। झारखंड में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह को महिला इकाई की कमान सौंपने के ठीक 1 पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष की नियुक्ति अधर में लटकी हुई है। इसकी एक वजह यह है कि महिला कांग्रेस की झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिलों में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नाम घोषित नहीं हो पाए हैं। इस सवाल के जवाब पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह बताती हैं कि महिला कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। अब प्रदेश कार्यकारिणी और जिले में महिला कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी और जवाबदेही उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने संगठन सृजन कार्यक्रम और सदस्यता अभियान में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया होगी। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता क्या सदस्यता अभियान में टारगेट पूरी नहीं कर पा रही हैं? इस सवाल के जवाब में गुंजन सिंह कहती हैं कि ऐसा कोई नहीं है। लगातार पर्व एवं त्योहार और महिला कांग्रेस के कई नेता ऑब्जर्वर बनकर बिहार गई हैं। वहां चुनाव के बाद जब वो वापस झारखंड आएंगी तो सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करेगी और फिर प्रदेश कार्यकारिणी और शेष बचे 14 जिलों के लिए महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नाम भी नवंबर महीने में घोषित कर दिए जाएंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने 11 अक्टूबर को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान फिर से गुंजन सिंह को सौंपने के साथ साथ प्रदेश स्तर की 19 पदाधिकारियों और 10 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए थे। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा के हस्ताक्षर से जारी झारखंड प्रदेश महिला कार्यकारिणी एवं 10 महिला कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची जारी की थी। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के कई पदों के अलावा 14 जिलों में महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नाम भी घोषित नहीं हो सके हैं। और रीड लाइक न्यूज एंकर एक्शन।
घाटशिला उपचुनाव में आजसू की परीक्षा। 2024 हार के बाद एनडीए गठबंधन पर सवालों की नजर। घाटशिला उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के घटक दल के रूप में आजसू पार्टी की भी परीक्षा होगी। इस कारण आजसू पार्टी इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। कोल्हान प्रमंडल के आजसू नेताओं सहित स्वयं पार्टी प्रमुख सुदेश महतो वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा को उम्मीद है कि आजसू का वहां जितना भी जनाधार है उसका लाभ उसके प्रत्याशी को मिलेगा। ये उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान आजसू ने अपना जनाधार बताते हुए कोल्हान प्रमंडल की जिन सीटों पर अपना दावा किया था उनमें 3 सीटें आजसू पार्टी को मिली थीं, भले ही तीनों सीटों पर इसकी हार हुई थी। घाटशिला उपचुनाव में आजसू पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस तथा हरेलाल महतो भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन से दोनों नेता क्रमशः जुगसलाई विधानसभा सीट तथा ईचागढ़ से प्रत्याशी थे। एक ही प्रमंडल में इन विधानसभा क्षेत्रों के होने से घाटशिला में भी इन नेताओं का कुछ न कुछ प्रभाव है। घाटशिला में कुर्मी मतदाताओं की संख्या भी लगभग 10,000 है। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि आजसू के साथ गठबंधन होने से इनके वोट उनके खाते में आएंगे। हालांकि जयाराम महतो की पार्टी जेएलकेएम द्वारा भी यहां प्रत्याशी देने से ये उम्मीद टूट भी सकती है। पिछले वर्ष के विधानसभा चुनाव में भी जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने 8,092 वोट हासिल किए थे। कहा जाता है कि जेएलकेएम ने ये वोट आजसू पार्टी में सेंध लगाकर हासिल किए थे। रामदास मुर्मू इस बार भी चुनाव मैदान में है। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा को आजसू के साथ गठबंधन से मिलने वाले लाभ पर इसलिए भी लोगों की नजरें रहेंगी क्योंकि पिछले वर्ष के विधानसभा चुनाव में आए परिणाम के बाद आजसू पार्टी के साथ गठबंधन पर सवाल उठने लगे थे। देवघर में छठ के लिए ट्रैफिक प्लान, भारी वाहनों पर रोक, 8 पॉइंट चिन्हित। छठ महापर्व को लेकर भारी व छोटे वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है। इस दौरान देवघर से जसीडीह की ओर जाने व आने वाली वाहनों का रूट खास तौर पर बदला किया गया है। बाहर से शहर के अंदर बाहर से आने वाली भारी गाड़ियों के लिए भी नो एंट्री पॉइंट बनाया गया है। इसके लिए 8 जगहों का चिन्हित किया गया है। वहीं शहर के अंदर भी नो एंट्री जोन लागू किया गया है। सोमवार दोपहर से देर शाम तक संध्या अर्घ्य के मौके पर और सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक सुबह के अर्घ्य को देखते हुए देवघर से जसीडीह की ओर आने व जाने वाली वाहन सत्संग रोहिणी होकर आएगी और जाएगी। वहीं शिव गंगा व आसपास के इलाकों में भी किसी तरह के वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह से इस दौरान रोक रहेगा। एसडीओ द्वारा जारी आदेश के तहत शहर के अंदर बाहर से प्रवेश करने वाली भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। 27 अक्टूबर के रात 1 बजे से रात के 10 बजे तक और 28 अक्टूबर को रात 2 बजे से सुबह 9 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाया गया है। इसके तहत 8 जगहों को चिन्हित किया गया है। दुमका की ओर से आने वाली भारी वाहनों को मोहनपुर थाना क्षेत्र के हिंडोला वरन के बाद से आगे जाने पर रोक रहेगा। वहीं गोड्डा की ओर से आने वाली भारी वाहनों को मोहनपुर थाना क्षेत्र के चोपा मोड़ के पास ही रोक दिया जाएगा। वहीं गिरिडीह की ओर से आने वाले भारी वाहन देवीपुर थाना क्षेत्र के चौधरीडीह के आगे नहीं जा पाएंगे। मधुपुर की ओर से आने वाली भारी वाहनों को कुंडा थाना क्षेत्र के चांदडीह, सारठ की ओर से आने वाली भारी वाहनों को कुंडा थाना क्षेत्र के कर्णकोल मोड़, जमुई की ओर से आने वाली भारी वाहनों को जसीडीह थाना क्षेत्र के अंधरी गादर, बांका की ओर से आने वाली भारी वाहनों को जसीडीह थाना क्षेत्र के कोठिया मोड़, वहीं बांका की ओर से आने वाली भारी वाहनों को रिखिया थाना क्षेत्र के रिखिया आश्रम मोड़ के आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं शहर के अंदर के इलाके में शिवगंगा और डड़वा नदी के इलाके में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाया गया है। ये रोक मेहर गार्डन, रोहिणी, शहीद द्वार व सत्संग चौक पर लगाया गया है। जसीडीह की ओर से देवघर की ओर आने वाली सभी छोटी व बड़ी वाहन सत्संग ओवरब्रिज के दाएं होते हुए रोहिणी बाजार होते हुए जाएंगी। वहीं सत्संग गेट से बेलागान, चमारी डील, कुमैठा स्टेडियम होते हुए जसीडीह की ओर वाहन जाएंगी। वहीं मंदिर क्षेत्र व शिवगंगा घाट के इलाके में नो एंट्री जोन प्लान बनाया गया है।
इसके तहत जलसार से मंदिर जाने वाला रास्ता, भारती होटल से मंदिर जाने वाले रास्ते, शिवराम झा चौक से मानस सरोवर, जोड़ा तालाब से मंदिर जाने वाले रास्ते, सीता होटल से शिवगंगा जाने वाले रास्ते, लक्ष्मीपुर चौक से शिवगंगा व मंदिर जाने वाले रास्ते, सम्राट होटल से मंदिर जाने वाला रास्ता, शिक्षा सभा चौक से आजाद चौक, मंदिर एवं टावर चौक जाने वाला रास्ते, डोमासी गली से नर्सिंग सिनेमा हॉल होते हुए मंदिर जाने वाली सड़क, विद्यापति चौक से मंदिर जाने वाली सड़क, जोलिया गली से मंदिर जाने वाली सड़क, अवंतिका गली से आजार चौक होते हुए मंदिर जाने वाली सड़क और टावर चौक से आजार चौक होते हुए मंदिर का प्रवेश निषेध रहेगा। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।